नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव राजेंद्र रतूड़ी सहित 11 पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सचिवालय शासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है और विकास कार्यों को गति देने के लिए समन्वय बेहद जरूरी है। अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर विश्वविद्यालय से जुड़े चारों जनपदों के महाविद्यालयों और परिसरों के करीब 20,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जबकि 48 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, आज हमने प्रथम दीक्षांत समारोह को मनाया है। इसके पीछे में बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत है। आज तकरीबन 20,000 हमारे विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त हुई है और सबसे खुशी है कि आज 48 को पीएचडी डिग्री से नवाजा गया है। आज जब हमने उनको सम्मानित किया तो उनके अंदर में एक अलग कॉन्फिडेंस, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय की तरह तब लगता है जिसमें कोई दीक्षांत समारोह हो रहा हो, तभी पता चलता है कि हम डिग्रियां देते हैं, बच्चों को डिग्रियां में ट्रेन करते हैं यूजी, पीजी, पीएचडी में। अगर कोई विश्वविद्यालय डिग्री बच्चे पास आउट कर रहे हो लेकिन दीक्षांत न करा रहा हो तो हमारे साथ बहुत कठिनाई थी, बहुत परेशानियां थी, लेकिन महामहिम ने कहा कि आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। अंत में तो इतना ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राजकीय आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा सेवा संघ की मांगों पर चर्चा की। बैठक में कई मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि शेष पर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अपर निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए 1.5 माह की समय सीमा तय की गई है। समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद संघ ने अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। राज्य में जो राजकीय आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा सेवा संघ है, जो पिछले कुछ दिनों से विभिन्न चरणों में अपनी एक हड़ताल कर रहा था राज्य में कुछ अपनी मांगों को लेकर, आज उनके साथ विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें विभागीय सचिव, विभाग के डायरेक्टर और अन्य विभागीय अधिकारी रहे और संघ के प्रतिनिधि रहे। जो उनकी मांगे थी, प्रमुख रूप से 7 मांगे थी, 7 पर विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है और उन पर पॉजिटिवली शासन का रुख रहा, सरकार का रुख रहा और सरकार ने उनकी अधिकतर मांगों को जो इस रूप में थी, लंबित थी, उनको माना है और जो हमारे संघ के डॉक्टर्स थे उन्होंने भी उस चीज़ को स्वीकार किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में एपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड की आय सीमा में संशोधन पर विचार किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा आय मानक पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को दिक्कत हो रही है। बैठक में राशन आपूर्ति, नया सॉफ्टवेयर और एलपीजी वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।
उत्तराखंड में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बताया है। बीजेपी का कहना है कि आयोग सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेता है और पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुलडोजर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार धर्म विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है और अपराध को धार्मिक दृष्टि से देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरीके से कानून के दायरे में है और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कदम आगे भी जारी रहेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देहरादून में कांग्रेस नेता मनोज रावत ने कहा कि सरकार के बड़े दावे धरातल पर विफल साबित हो रहे हैं और तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पार्टी ने स्वास्थ्य, पेयजल और ठहरने की व्यवस्थाओं को अपर्याप्त बताया है। साथ ही बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्यों को लेकर पर्यावरणीय खतरे की आशंका भी जताई गई है। श्रीनगर निगम में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड 40 के पार्षद संदीप सिंह रावत ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्षद का आरोप है कि विकास कार्यों, टेंडर प्रक्रिया और आरटीआई के तहत जानकारी देने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो नगर निगम में भ्रष्टाचार के देख सकते हैं तस्वीरों में पार्षद के द्वारा आरोप लगाया गया है। साथ ही पार्षद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया गया है पार्षद की तरफ से। तस्वीरों में देख सकते हैं नगर निगम में जाकर के पार्षद ने अनियमितताओं को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं पार्षद के द्वारा। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। तो श्रीनगर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नगर निगम के कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं पार्षद के द्वारा और इसी को लेकर के पार्षद ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। कार्यों में, विकास कार्यों में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया गया है पार्षद की तरफ से। पार्षद ने इस पूरे मामले को लेकर के जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। साथ ही पार्षद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। तस्वीरों में देख सकते हैं पार्षद शिकायत करते हुए जिलाधिकारी के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही ये जो पार्षद जी आए थे इनकी पूर्व की भी शिकायत एक प्राप्त हुई थी हमारी जनता दरबार में। उसमें भी तत्काल कार्रवाई की गई, जांच भी कराई गई और उनकी कुछ शिकायत थी कि मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, वो सब भी तत्काल इनको प्राप्त हुआ। तो वो भी आज उन्होंने अवगत भी कराया। और साथ में जो आगे अभी एक इनकी शिकायत थी गौशाला वाली, उस गौशाला की शिकायत के लिए भी हमारी टीम तत्काल मौके पर गई थी। इनको भी शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया था और उसकी जाँच रिपोर्ट भी उन्होंने दे दी है। और इसके
इनकी कुछ और भी आज शिकायतें थी। जो 25/5/2026 को मैंने जनता दरबार में जो ज्ञापन दिया था उसके सापेक्ष मैं आज सारे साक्ष्य उनके सामने लेकर आया हूं। हालांकि उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से उस पर आदेश कर दिए गए थे एसडीएम को, लेकिन वहाँ जांच में हमें कुछ न कुछ अपने आप को हम या बता सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिए जो जांच से हम खुश नहीं थे, जैसे वो जांच कराना चाहते थे। उस संबंध में हमने कई पत्र उनको भी भेजे थे, उनके जवाब आज तक नहीं आए। तो लेकिन हमें ये था कि हमने जिला अधिकारी पर पूर्ण विश्वास था, तो सारे साक्ष्य लेकर आज हमने उनको दे दिए हैं ज्ञापन के रूप में। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। बोर्ड बैठक को लेके मैंने यहाँ पे बात रखी है। पूर्व में जो कार्य हुए, निर्माण कार्य हुए, उनका टेंडर हुआ, उसको लेके मैंने बात रखी। मैंने अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या और पोलो और स्ट्रीट लाइट को लेकर बात रखी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि सार्वजनिक भूमि और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने कई संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है और जल्द ही संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। में मैं तो अभी जो ट्राई कर रहा हूँ कि एक कंसल्टेंसी को हायर करते हुए या जो प्रीवियसली किए हुए काम हैं उनको एक बार वापस से थरली रिव्यू किया जाएगा कि उसमें से क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड अगर कोई कमियाँ छूटी हैं या फेलियर्स रहे। जहां लक्ष्मण झूला पुलिस ने परमार्थ निकेतन स्थित सर्वेश्वर भगवान मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के छत्र और 1,32,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 13 जून को मंदिर से चांदी के छत्र और पूजा के बर्तन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नरेंद्र सिंह राणा निवासी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। देहरादून के बैरागीवाला गांव में 13 जून को हुई हत्या की घटना के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद गांव में बना डर का माहौल कम हुआ है और बाहर गए कई मुस्लिम परिवार भी वापस लौटने लगे हैं। गांव की दुकानें खुल रही हैं और जनजीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है। गांव में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं ग्राम प्रधान विक्की कश्यप का कहना है कि घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि गांव के लोग वर्षों से आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं। मेरा नाम विक्की कश्यप है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान बैरागीवाला से ग्राम प्रधान हूँ। विक्की भाई, जो पूरा इंसिडेंट 13 तारीख की रात को हुआ था, आज 5 दिन हो चुके हैं, क्या स्थिति है वर्तमान में गांव की? देखिए, ये घटना जो है बहुत ही पीड़ादायक है। जो घटना घटी है, हमारे विनोद भाई थे जिनकी घर पर ही जाकर एक झगड़े में हत्या हो गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ प्रशासन के द्वारा और आज जो है काफ़ी नॉर्मल स्थिति बनती जा रही है। गाँव में शांति व्यवस्था बनाने पर पूरा जोर शोर दिया जा रहा है। और जो ये बार अफवाहें फैलाई जा रही है कि मस्जिदें बंद हैं या नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, तो ऐसा भी नहीं है। मंसूरी है और मैं विकास नगर, हमारे यहाँ जो बड़ा मरकज है उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ और हमारे जो ग्रामीण जिला है उसका मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला प्रेसिडेंट भी हूँ। खालिद भाई, किस तरह से देखते हैं आप ये पूरी घटना के बाद तमाम चीज़ें हुई होंगी, दोनों समाज के लोगों से मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, अब क्या पटरी पर जिंदगी उतर रही है, शांति है, क्या कुछ है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यहाँ पे अभी मैं कल से देख रहा हूँ कि नेशनल मीडिया में और कुछ पोर्टल हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि बैरागीवाला किस क्षेत्र में है, किस विधानसभा में है। यहाँ के लाइनों को लेकर के नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वहाँ से 25 परिवारों ने गांव छोड़ करके भाग गए हैं, पूरा गांव खाली हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माहौल पैदा कर दिया। चाचा, क्या नाम है आपका? सलीम।
सलीम जी, अब कैसी स्थिति है गांव में? सब नॉर्मल है, शांति है, क्या कुछ है? तो शांति है ही यहाँ, पब्लिक थोड़ी है। जो नुकसान करना था वो तो कर गए। घास भी चोरियों काट रहे, बकरियां भी खोल लेगा सारी। अब दे रहा है एक भी नहीं। ये कोई इंसाफ थोड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे एकदम बात कर तो बैठ कर सारी नहीं मर सकती, लेकिन नहीं, अब तफरी करती है। आपके गांव में पहले भी कभी झगड़ा कभी नहीं हुआ? आया। पहली बार? 75 साल की उम्र होगी। कोटद्वार में बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। आपको बता दें कि कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से देश और दुनिया में उत्तराखंड की पहचान और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों की आस्था है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी हुई नजर आई। लोगों को रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पीएम का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव होने की भी बात कही गई। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर के भी लोगों की आस्था बढ़ी है। तो वहीं लोगों को रोजगार के भी नए नए अवसर प्राप्त हुए हैं। तो उत्तराखंड को विशेष महत्व देते हुए ये बातें कही गई। पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है। कहा गया कि पीएम मोदी के निर्देशों पर उत्तराखंड को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। पूरे देश के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति लोगों की एक बड़ी आस्था और पूरा विश्वास है। और आपने देखा कि बंगाल, हमने किस प्रकार से बंगाल में विजय फतह की और लोकतंत्र में जो जनता और जनार्दन ने जो मोदी जी के काम पर विश्वास जताया है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी हमारा उत्तराखंड, तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस छोटे से राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी का इस राज्य के प्रति एक विशेष लगाव है। और चाहे देवभूमि के नाम से आप देखिए कि हमारे जो चारों धाम है यहाँ पर, जो आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन, सभी पर्यटन से जुड़ा हुआ ये राज्य है। यहाँ पर देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 19 जून को रन फॉर योग कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम पुलिस लाइन रेस कोर्स से शुरू होकर त्यागी रोड मार्गों से होते हुए पुनः पुलिस लाइन मैदान में समाप्त होगा। 21 जून को परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में योग दिवस आयोजन की भी तैयारियां जोरों पर है और इस आयोजन का उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तो योग दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। देख सकते हैं अंतिम चरण में योग दिवस की तैयारियां जो हैं अब वो की जा रही है। साथ ही लोगों को योग के लिए जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी लोगों को कहा जाएगा। तो अंतिम चरण में योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। योग दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। साथ ही लोगों को योग के महत्व के बारे में बताया जाएगा और योग के लाभों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। बता दें कि लगातार योग को लेकर के जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में भी योग पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको पता ही है कि 21 को हमारा विश्व योगा दिवस बनाया जा रहा है। तो उसमें जनपद स्तर में एक वृहद कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जो हमारा मल्टीपर्पज हॉल है परेड ग्राउंड में, वहाँ पे ये हो रहा है। इसमें हमने सभी सम्मानित जनता को भी इनवाइट करा है और हमारे इसमें प्रभारी मंत्री और जो लोकल विधायक हैं सभी को हमने इनवाइट करा है इसे वृहद कार्यक्रम बनाने के लिए।
इसके अलावा 19 तारीख को रन फॉर यूनिटी भी हम एक इसमें कर रहे हैं, जो हमारा क्या कहते हैं पुलिस लाइन से शुरू होके वापस घूम के पुलिस लाइन में आएगी, तो वो भी हम एक प्रचार प्रसार के तौर पर इसको किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।